वेलकम डियर स्टूडेंट्स। केमिकल इंडस्ट्रीज़ को कैरी ऑन करते हैं, मेटलर्जी की बात करते हैं। अब हमने मेटलर्जी को बाज़ाब्ता तौर पर ब्रीफली देखना है कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। तो पहले मेटलर्जी की डेफिनेशन मैंने लिखी है, इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम इट्स ओर। तो बेसिकली जो मेटल है वो आपको नेचुरल फॉर्म में कभी भी प्योर नहीं मिलेगी, वो उसके साथ इम्प्योरिटी ज़रूर होंगी इन दी फॉर्म ऑफ गैंग। तो ये गैंग की टर्म जो है वो आपने जहन में रखनी है। वो इम्प्योरिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी और आपको इम्प्योरिटी से जान छुड़वानी होगी। और वो इम्प्योरिटीज़ को अगर कम्युलेटिवली एक टर्म में हमने समराइज़ करना हो तो गैंग कहेंगे। तो इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मेटल्स। तो ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इनका ख़ात्मा ज़रूरी है, इनसे प्योरीफाई करवाना है। तो वो जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं उनको हमने स्टडी करना। इम्प्योरिटीज़ एसोसिएटेड विद मेटल्स, अब ये इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं? This can be sand particles, this can be silt particles, this can be silica SiO2, this can be mica, this can be feldspar. So these are basically sedimentations of different sorts and particles of different magnifications and sizes जो के मिक्स हो जाते हैं मेटल्स के साथ। और फिर वो मेटल क्या कहलाती है? वो मेटल फिर जो है वो ओर कहलाती है। तो ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। तो ये और वो चीज़ें हैं जो मेटल के साथ मिक्सअप होके उसको इम्प्योरीफाई कर देती हैं, जिसकी आपको फिर प्योरीफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। और जो है वो मिनरल है फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो ये याद रखिएगा कि जब भी नेचुरल सोर्स आप ढूंढेंगे मेटल्स का तो वो मिनरल फॉर्म में आपको मिलेगी। और अगर उस मिनरल से आप प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें किसी भी प्रोसेस को यूज़ करते हुए, जिनको हम आगे देखेंगे, तो फिर वो मिनरल जो है वो और भी कहलाता है। हर मिनरल जो है वो और नहीं होता, ये याद रखिएगा। हर मिनरल जो है उससे मेटल एक्सट्रैक्ट नहीं की जा सकती, लेकिन हर ओर जो है वो मिनरल है। सो ओर इज़ अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है ये बताने के लिए कि किस किस नेचुरल फॉर्म में हमें मेटल्स मिल सकते हैं अमूमी तौर पर। ये जो गैंग्स हैं ये तो इम्प्योरिटीज़ हैं ही हैं जिनको हमने सॉर्ट आउट करना है। इसके अलावा भी कुछ मेटल्स जब भी नेचुरल फॉर्म में हमें मिलेंगे तो वो या ऑक्साइड होगा, जैसे एलुमिनियम ऑक्साइड है, हाइड्रेट है, साथ पानी के मॉलिक्यूल्स भी किसी तादाद में इसके साथ अटैच्ड हैं, जिससे फिर एलुमिनियम को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सो दिस इज़ एन ऑक्साइड ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। हैलाइड्स की फॉर्म में मिलेगी, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कोई भी हैलोजन ग्रुप 17 का मेंबर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह इसके साथ होंगी और पीछे कोई मेटल होगी। तो मेटल जो है वो क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होती हैं तो साथ अपने इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट को यानी नॉन मेटालिक पार्ट को जोड़ लेती हैं और फिर कम्यूटेटिवली एग्जिस्ट करती हैं नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ दीज सब्सटेंसेस विच कैन बी कॉल्ड सॉल्ट्स एज वेल। कार्बोनेट्स की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन। सल्फेट्स हैं, कॉपर सल्फेट। सल्फाइड्स की फॉर्म में भी मिलेंगी, जैसे आयरन सल्फाइड है। नाइट्रेट्स की फॉर्म में मिलेंगी, जैसे पोटाशियम नाइट्रेट है। फॉस्फेट्स हैं, जैसे ये सोडियम फॉस्फेट है। और सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेगी, जैसे ये कैल्शियम सल्फाइड है। तो ये बेसिकली और भी हैं, ये इनके नेचुरल सोर्सेज भी हैं। तो अगर हम यहाँ से बेसिकली ये मिनरल कंटेंट है, अगर इस मिनरल कंटेंट से हम मेटल को इन सब को एक्सट्रैक्ट कर सकें, यानी कि एलुमिनियम ऑक्साइड को एलुमिनियम ऑक्साइड यानी इसके जो है मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकें, तो फिर ये इसका और भी कहलाएगा।
तो पॉइंट ये है कि ये इनकी नेचुरल एग्जिस्टेंस के सोर्सेज हैं जिनमें हमें मेटल्स मिलती हैं। हमें बहरहाल इनको प्योरीफाई करना ही है इसके नॉन मेटालिक पार्ट्स से, और नॉन मेटालिक पार्ट्स से प्योरीफाई करने के साथ साथ गैंग से भी जान छुड़वानी है, जो कि सैंड, सिल्ट, मीका और फेल्सपार वगैरह के पार्टिकल्स जो हैं वो मिक्स अप हो जाते हैं। अब हम उन स्टेप्स को देखते हैं कि जो कि मेटलर्जिकल ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हैं, यानी कि जब भी हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो, हासिल करना हो उसके मिनरल से, ओर से, तो फिर हमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है। सबसे पहला स्टेप जो है, ये कुछ लाजमी स्टेप्स हैं। पहला स्टेप जो है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। सेकंड स्टेप जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थर्ड वन इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल एंड द फोर्थ स्टेप इज़ प्योरीफिकेशन। तो इनको बारी बारी देखते हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला स्टेप है वो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग है। ये बेसिकली मैनुअल और फिज़िकल क्रशिंग है ऑफ ओर टू मेक और कन्वर्ट इट इनटू पाउडर्ड फॉर्म। तो हम पाउडर फॉर्म में उसको ले आते हैं, किसी भी मिनरल को, ओर को प्राइमरीली। अब मैं ओर और मिनरल को इंटरचेंजेबली अगर बोलूँ तो हम ओर और मिनरल को अब डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। बेसिकली हम ओर से जो है वो मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो दिस इज़ फिज़िकल क्रशिंग। किसी भी चैम्बर में, किसी भी ब्लास्ट फर्नेस में डालकर, हम ग्राइंडर में डालकर इसको हम जो है अलाउ करें, अगर इसको जो ओर है इसको कि वो पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो बेसिकली ये एक फ़िज़िकल प्रोसेस है। और पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना क्यों ज़रूरी है, उससे ये होता है कि उसको मैनेज करना, सॉर्ट आउट करना और संभालना आसान है, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि उसको हमें मुख्तलिफ़ केमिकल एक्टिविटीज़ से गुजारना है फॉर एक्सट्रैक्शन एंड प्योरीफिकेशन, तो एंड कॉन्सेंट्रेशन एज वेल। तो उसके लिए पाउडर्ड फॉर्म को हैंडल करना जो है वो आसान है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में अगर बोलना हो तो पल्वराइजेशन भी कह सकते हैं, पल्वराइजेशन। सो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कैन alternatively called as pulverization. This is a manual physical process of crushing and grinding an ore into powder form before allowing it to go through phases of concentration. जो सेकंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर कहलाता है, और इसके बहुत सारे तरीके हैं जो भी हमने देखने हैं। ये बेसिकली है क्या, इट्स रिमूवल ऑफ गैंग एंड अदर इम्प्योरिटीज़। ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये बेसिकली सैंड, सिल्ट, क्ले, मीका, फेल्सपार और इस तरह के जो ज़मीन में पाए जाने वाले ज़रात हैं, सैंड्स के, रॉक्स के और मुख्तलिफ़ किस्म की जो सेडिमेंटेशन है वो जो है वो मेटल्स का हिस्सा बन जाती हैं। तो इनको कम्यूटेटिवली गैंग कहा जाता है, और इनके रिमूवल जो है ये कॉन्सेंट्रेशन कहलाती है, क्योंकि जब ये इम्प्योरिटीज़ हट जाएंगी तो जो ओर है वो रिच इन कंटेंट हो जाएगा, रिच इन मेटालिक कंटेंट, जो कि हमारा प्राइमरी मकसद है। इस प्रोसेस को ड्रेसिंग भी कहते हैं। मेटल बिकम्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड, दैट इज़ रिच इन कंटेंट और परसेंटेज। पहला तरीका जो है ये हम पहले इसके फ़िज़िकल मेथड्स देखेंगे। फ़िज़िकल मेथड्स भी हैं, केमिकल मेथड्स भी हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के हम कुछ फ़िज़िकल मेथड्स देखते हैं। पहला ग्रेविटी सेपरेशन है। ग्रेविटी सेपरेशन जो है ये फ़िज़िकल मीन है। मैंने इसको मुख्तसर तरीन अल्फाज में लिखा है कि कोर्स, मोटे एंड फाइन और छोटे ग्रेन्स, दाने आर सेपरेटेड विद फ्लश ऑफ वाटर। पानी को एक उसका रश यानी कि प्रेशर में पानी को फ़्लो करवाया जाता है, और बेसिकली जो कोर्स एंड फाइन ग्रेन्स है उसकी बेस पर इम्प्योरिटीज़ वॉश आउट हो जाती हैं। अब जो मिनरल कंटेंट है वो यकीनन कोर्स ग्रेन्स पर मुश्तमिल होता है,
और जो इम्प्योरिटीज़ हैं गैंग्स, जो कि सैंड सिल्ट वगैरह के पार्टिकल्स हैं, वो फाइन ग्रेन्स हैं। तो पानी के बहाव के साथ फिर जो है फाइन ग्रेन्स बह जाएंगे और कोर्स ग्रेन जो है वहीं पे सेटल हो जाएंगे और उनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो यूजुअली ऑक्साइड्स ऑफ हैवी मेटल्स जो हैं वो इस तरीके से रिमूव हो जाते हैं। इसका नाम है ग्रेविटी सेपरेशन, और इसका दूसरा नाम भी है पानी की वजह से हाइड्रोलिक मेथड। दूसरा जो फिज़िकल मेथड है डियर स्टूडेंट्स, वो मैग्नेटिक सेपरेशन है। मैग्नेटिक सेपरेशन में एक एंड से जो है हम जो ग्राइंडेड ओर है उसको अलाउ करेंगे कि वो इस रोलर के ऊपर चले। ये रोलर के टायर्स हैं, ये घूमेंगे और इनमें मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक हैं, ये मैग्नेटिक हैं। तो जो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे और में उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। दो बास्केट्स हम रखेंगे, एक में मैग्नेटिक पुल की वजह से जो है वो पहले ज़रात या मटेरियल हमारे पास जमा हो जाएगा, और दूसरे में बाद में जाएंगे जो कि मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक से लीस्ट अफेक्टेड हैं या लीस्ट पैरामैग्नेटिज़म या मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक शो करते हैं। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक सेपरेटर है ये किस बेस पे, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, पैरामैग्नेटिज़म के। तो डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ओर एंड गैंग पार्टिकल्स, ये है प्रिंसिपल इसका। तो सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, ये टायर के ऊपर रोटेटरी किल्न लगी हुई है। यहाँ से हमने अपना ओर जो है जिसको प्योरीफाई, जिससे मेटल को करना है, उसको इस पर स्प्लिट करेंगे, फेंकेंगे। और मैंने आपको बता दिया है कि जो मैग्नेटिक करैक्टरिस्टिक ज़्यादा शो करते होंगे और में ज़रात जिस भी मटेरियल के, मेटालिक पार्ट के या गैंग के, वो जो हैं वो पहले वाली बास्केट में जो है वो भरेंगे और नॉन मैग्नेटिक जो है वो बाद में आएंगे। तो इस तरह से हम जो है मेटालिक और नॉन मेटालिक को सेपरेट कर सकते हैं। मेटल्स जो हैं वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से ज़्यादा अफेक्टेड होंगी, और उसकी वजह कंडेंसेशन ऑफ चार्जेस है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी बात मैंने पहले भी की थी कि जो इनकी लेयरिंग है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, पॉजिटिव चार्ज और उसके गिर्द नेगेटिव चार्ज की सराउंडिंग है, और ये एक शीट्स की फॉर्म में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अरेंज्ड होते हैं मेटल की सरफेस में या मेटल में। तो ये जो स्पेसिफिक किस्म की कैटायंस की और इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है, इसकी वजह से मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होंगी बनिस्बत गैंग के पार्टिकल से। तो इस तरह से हम बड़े आराम से मेटल को और नॉन मेटल को या इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट कर लेंगे। ये मैंगनीज़ डाइऑक्साइड की बात की है, आयरन ऑक्साइड और क्रोमियम, ये क्रोमियम का जो है बेसिकली और आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है, एक मैंगनीज़ डाइऑक्साइड है। तो ये दो एग्जांपल्स हैं। तो इन दो एग्जांपल्स को अपने जहन में रखिएगा। ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर से ज़्यादा इम्पैक्टेड हैं। ये याद रखिएगा कि डिफरेंस इन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का होना भी ज़रूरी है, कि उनके दरमियान जितना ज़्यादा फ़र्क होगा एक के मैग्नेटिक करैक्टर में और दूसरे के नॉन मैग्नेटिक बिहेवियर में, उतना ही ज़्यादा ये वाला जो मैग्नेटिक सेपरेटर है वाला सिस्टम ज़्यादा इफेक्टिवली ऑपरेट करेगा। तो डिवीज़न और गैप का वाइड इनफ होना भी ज़रूरी है, वरना फिर ये सही तरह से सेपरेशन नहीं हो पाएगी। जो हमारा तीसरा फिज़िकल मेथड है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड है। फ्रॉथ और फ्लोटेशन, तो फ्रॉथ को अगर हम समझ लें और फ्लोटेशन को समझ लें तो हमें इस सिस्टम की समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात यह है कि ये सल्फाइड के ओर्स के लिए स्पेसिफ़िकली जो है मोस्ट रेलिवेंट मेथड है। अब फ्रॉथ क्या है? ये बेसिकली एक वाटर और ऑयल का एक मिक्सचर है जिसको
जिसको बनाया जाता है और उसमें से एयर को रश इन कराया जाता है, तो फिर उसके नतीजे में जो चीज़ पानी के साथ मिक्स होगी वो नीचे बैठ जाएगी, जो चीज़ ऑयल के साथ मिक्स होगी वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएगी। और इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी की हम मेटल को गैंग से जो है उसको प्योरीफाई करवा लेंगे। तो फ्रॉथ जो है वो यूज़ करते हैं हम टर्पेंटीन ऑयल, पाइन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और उससे और साथ पानी की लेयर। तो ये जो पानी और ऑयल की जो एक इंटरमिक्सिंग है जो कि नेचुरल नहीं है, लेकिन एक ब्लेंड बनाया जाता है टेम्पररी, और उसमें से एयर को पास इन कराया जाता है। और एयर को पास इन करवाया जाता है और सल्फाइड का और प्रेजेंट होगा अंदर। तो जो सल्फाइड का और है वो ऊपर ऑयल के साथ तैरेगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं सैंड, सिल्ट और सिलिका वो पानी के साथ जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म करेंगी और सेटल डाउन हो जाएंगी। तो आप फिर वो ऑयल की लेयर को सेपरेट कर लेंगे और पानी वाली इम्प्योरिटीज़ को वाइप आउट कर देंगे। तो ये याद रखिएगा कि पानी के साथ इम्प्योरिटीज़ जाएंगी, सैंड, सिल्ट और सिलिका सॉल्यूशन फॉर्म कर लेंगी पानी के साथ। जब एयर को रश इन करवाया जाएगा तो impurities will definitely settle down with water, and the ores of sulfide being insoluble in water will move up above the layer and form some sort of suitability with the layer of the oil. They won't be digested in the oil. They'll present these particles, suspended particles shall be present on the surface of the oil, and that can be easily separated from the gang. केमिकल मेथड्स की तरफ चलते हैं। पहला मेथड लीचिंग है। ये लीचिंग का अमल जो है ये नेचुरली भी ज़मीन की लेयर पोरस होने की वजह से वाटर जब ज़मीन के साथ इन कांटेक्ट आता है तो वाटर में जो डिज़ोल्व्ड कंटेंट है वो लीच होता रहता है, ज़मीन के नीचे जाता रहता है और ग्राउंड वाटर का हिस्सा बनता चला जाता है। और वक्त के साथ साथ वो ग्राउंड वाटर इम्प्योरिटीज़ की वजह से या मिनरल कंटेंट में रिच हो जाता है और इम्प्योरिटीज़ में भी रिच हो जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि यही लीचिंग का अमल जो है इसको बाज़ाब्ता तौर पर जब हम कंडक्ट करवाएं तो लीचिंग का एक सिस्टम जनरेट करके हम एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड आफ्टर इट कम्स इनटू कांटेक्ट विद लिक्विड। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस होना ज़रूरी है। जब सॉलिड और लिक्विड का इंटरफेस होगा, एक कनेक्टिंग पॉइंट आएगा, तो फिर जो है जो लिक्विड है वो सॉलिड में से जो है वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके, जिनको वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जो उसके सिस्टम में आ सकती हैं, डिज़ोल्व हो सकती हैं, तो वो कर लेगा। अब यहाँ पे हम लीचिंग के एजेंट्स यूज़ करते हैं। नेचुरली जो ज़मीन की एग्ज़ाम्पल दी है लीचिंग के अमल के लिए, उसमें तो पानी है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने मेटल को एक्सट्रैक्ट करवाना है तो नेसेसरीली हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। मैंने लिक्विड का लफ्ज़ लिखा है और यहाँ भी वाटर की बजाय हम लिक्विड का लफ्ज़ लिखेंगे, क्योंकि हम डिफरेंट किस्म के लिक्विड्स को यूज़ करते हैं, कोई एक लिक्विड नहीं है। डिपेंडिंग ऑन द मेटल या डिपेंडिंग ऑन द ओर विच हैज़ टू बी प्योरीफाइड, हम उसी तरह का साथ लीचिंग एजेंट लिक्विड फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, अब ये एलुमिनियम ऑक्साइड है, बॉक्साइड जिसको कहते हैं कॉमनली, हाइड्रेट ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड, बॉक्साइड, कॉमनली इट इज़ कॉल्ड बॉक्साइड। इसके लिए जो लीचिंग एजेंट यूज़ होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इस एलुमिनियम ऑक्साइड के साथ जो है एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिसको हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट,
AlO2, साथ पानी भी रिलीज़ होगा, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न इस कॉन्सनट्रेटेड मटेरियल से है जो लीचिंग की वजह से फॉर्म हुआ, और अब हम यहाँ से इसमें से एलुमिनियम को ज़्यादा इजीली एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो अनडिज़ॉल्व रहेंगी, इनसॉल्युबल कंटेंट आइसोलेट हो जाएगा और हम इस सॉल्युबल कंटेंट से फिर अपनी मर्ज़ी की मेटल, इस केस में एलुमिनियम, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। मैंने आपको बताया है कि डिफरेंट लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। ये बॉक्साइड या एलुमिनियम ऑक्साइड या ओर ऑफ एलुमिनियम के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा एसिडिक भी यूज़ होते हैं लीचिंग एजेंट्स। इसके अलावा सायानो लीचिंग एजेंट्स भी, जिनमें CN ग्रुप यूज़ होता है, वो भी यूज़ होते हैं, ख़ास तौर पर ऐसी प्योर मेटल्स को करने के लिए, ऐसी मेटल्स को करने के लिए जो आइसोलेटेड स्टेट में रहती हैं, जैसे कि सिल्वर और गोल्ड। तो ये याद रखिएगा कि डिफरेंट लीचिंग एजेंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ मैंने आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दी है बॉक्साइड की, जिसमें बेस या अल्कली यूज़ होगी एक एलुमिनेट फॉर्म करने के लिए, जिसमें से फिर एलुमिनियम एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और इम्प्योरिटीज़ आइसोलेट हो गई। अब इससे एलुमिनियम ज़्यादा इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और वो प्योर होगी। इसी तरह से बेस एसिडिक भी यूज़ होती हैं लीचिंग एजेंट्स, एसिड्स भी यूज़ होते हैं लीचिंग एजेंट्स के तौर पर। इसके अलावा सायानो कंपाउंड्स, जिनमें CN ग्रुप जो है इन्वॉल्व होता है, ये ख़ास तौर पर जो हैं वो सिल्वर और गोल्ड को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ होते हैं, ऐसी मेटल्स को जो फ्री स्टेट में रहना पसंद करती हैं। कैल्सिनेशन की तरफ चलते हैं। ये सेकंड केमिकल मेथड है फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ओर। सिंपली इट्स अ स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। सो एनी ओर is strongly heated so that there is no involvement of oxygen, and resultantly the compound, the ore, is broken into its oxide. So this oxide now becomes relatively easy to be solved and sorted out for pure metal. So this is important in this case. Another example which can be quoted for calcination is calcium carbonate. In the absence of the air, you can break it into calcium oxide and carbon dioxide. You can use potassium nitrate, heat it in the absence of the air to form an oxide. So potassium nitrate can be broken down in the absence of the air to form one of its oxide, potassium dioxide in this case, and an ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ये X मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये NO2 भी हो सकता है और NO भी हो सकता है, लेकिन प्राइमरीली जो बात हमने करनी है वो यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्मेशन की करनी है इन द एब्सेंस ऑफ द एयर। सो पोटाशियम हैज़ द एबिलिटी टू फॉर्म एन ऑक्साइड. It can be an oxide of K2O nature, KO2 nature. It can be an oxide of K2O nature. It can be an oxide of KO nature. These are three types of oxides which the members of group 1 element have the ability to form. तो मैंने तीनों लिख दिए हैं, जो असल बात है वो बता दी है कि अगर आप एब्सेंस ऑफ द एयर में चाहे कार्बोनेट हो, चाहे नाइट्रेट हो, चाहे सल्फेट हो, आप उनको ब्रेकअप करवा सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ द एयर स्ट्रॉन्ग हीटिंग के नतीजे में उनके किसी भी ऑक्साइड में। तो फिर जो है वो ऑक्साइड से मेटल की एक्सट्रैक्शन ज़रा आसान हो जाती है। थर्ड प्रोसेस है वो रोस्टिंग है। रोस्टिंग इज़ हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो सारी की सारी जो हमारी मेटल्स हैं
यानी हमारी सारी की सारी जो ओर्स हैं उनको हम सिर्फ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होगी। ख़ास तौर पे जब सल्फ़ाइड्स की बात आएगी, मेटल सल्फ़ाइड्स की, सल्फ़ाइड्स यानी S-2 ग्रुप की, जब ये नॉन मेटालिक पार्ट होगा किसी मेटल का, जैसे कि ये जिंक सल्फ़ाइड है, यहाँ फिर आप हीटिंग भी कराएंगे और ऑक्सीजन की मौजूदगी में करवाएंगे और बनाएंगे ऑक्साइड ही, लेकिन ये ऑक्साइड अब बनेगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो साथ सल्फ़र डाइऑक्साइड मिलेगी आपको इस केस में। तो रोस्टिंग में हमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और ये स्पेसिफ़िकली सल्फ़ाइड्स के केस में इम्पॉर्टेंट है।